नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, हाल ही में एक पे कमीशन की देखा जाए तो जो सिफारिशें हैं वो जल्दी ही आने वाली है। 2027 आने वाला है इसके जरिए, क्योंकि गठन तो बहुत पहले हो चुका था। उसके बाद 18 महीने की 18 महीने का समय दिया गया था अपने जो कमेटी है, केंद्रीय कमेटी को जल्दी से जल्द सिफारिशें लागू करने। बीएसएनएल घाटे में है दोस्तों। थर्ड पीआरसी लागू क्यों नहीं कर पा रही सरकार? क्योंकि वित्तीय घाटा बहुत ज्यादा है। जो कंपनी है, कंपनी के पास नेट प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं, और ऐसे में कर्मचारियों की संख्या भी बहुत ज्यादा है कंपनी में, 52,000 54,000 के समथिंग। अब दोस्तों, यहाँ पर आगे से कैबिनेट द्वारा ये कहा गया है, बोर्ड को स्पष्ट आदेश है कि कंपनी में 54,000 कर्मचारी है और जो इनकी सैलरी बिल है, वेज बिल है, वो बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं कंपनी को सर्वाइवल करने के लिए हमें ये वेज बिल कम करना पड़ेगा और उसके लिए कर्मचारी की संख्या को घटाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों कि कर्मचारियों को बाहर निकालेंगे कंपनी से। अब ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि डोंट ऑब्जर्व कर्मचारी रहेंगे या फिर डायरेक्ट रिक्रूट्स कर्मचारी रहेंगे। दोस्तों, कैबिनेट से विशेष ऑर्डर आया है सरकार को कि जो वेज बिल है इसको घटाने के लिए वीआरएस 2.0 का आना बहुत जरूरी है। देखिए, वेज बिल हर साल आता है 7,500 करोड़ रुपए, जो कि कंपनी वित्तीय स्थिति के लिए काफी ज्यादा है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हो रहा है फिलहाल अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें वेज बिल का खर्चा कम से कम 30 से 40% और इसको घटाना बहुत जरूरी है। कंपनी यहाँ पर कैबिनेट चाहता है कि जो बीएसएनएल है उसका जो वेज बिल है उसको घटाकर 5,000 करोड़ किया जाए, जो कि वीआरएस के माध्यम से संभव है, वीआरएस 2.0 के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं वीआरएस 2.0 के माध्यम से बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको बाहर निकाला जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर वीआरएस 2.0 दिया जाएगा, लेकिन कंफर्म नहीं है कि थर्ड पीआरसी लागू होगी उसके बाद ही लागू। देखिए, वीआरएस 2.0 के लिए जो सरकार है वो जल्दबाजी कर रही है, तो थर्ड पीआरसी लागू तो होगा नहीं इतनी जल्दी। हम मान के चले जो कंडीशन आज के टाइम पे उसके हिसाब से। अब थर्ड पीआरसी के लागू हुए बिना अगर वीआरएस 2.0 का लाभ मिलता है तो वो आज से 19.5 साल पहले जो 2007 में सेकंड पीआरसी थी, जो अभी चल रही है सभी कर्मचारियों के लिए, उसी के बेस पर लाभ मिलेगा, जो कि काफी छोटा लाभ मिलेगा, जहां पर सभी वीआरएस लेने वाले कर्मचारी, भले वो डोट ऑब्जर्व कर्मचारी हो, भले वो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूट्स कर्मचारी, सीधी भर्ती वाले, सभी को नुकसान होने वाला है काफी रुपयों का। अब यहाँ पर 10 साल का एरियर जो है 2017 से तो अब तक का वो बचा है, और इसी के साथ आपका जो बेसिक है रिवाइज हो रहा है। आप पेंशनर्स बन रहे हो वीआरएस के तहत, तो एक क्रेशा राशि या फिर पेंशन कम्पिटिशन या फिर ग्रेजुएटी की बात करें तो ये सभी सेकंड पीआरसी के बेस पर रिवाइज होगी, जिससे आपको घाटा हो सकता है। देखिए, यहाँ पर बात करें रूल 37A के माध्यम से बीएसएनएल बहुत सारे ऐसे बीएसएनएल डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स है जो कि अपनी पेंशन को डीलिंग कराने के लिए, 7वें वेतन आयोग को पाने के लिए और इन फ्यूचर 8वें वेतन आयोग को पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करा चुके हैं। और 1 जुलाई 2026 दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सभी डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स भी बिल्कुल वेतनमान के तहत आते हैं, यानी कि पीआरसी से आप संबंध रखते हो तो आपका पेंशन रिवाइज वेतन रिवाइज होने के बाद ही, जो बीएसएनएल कर्मचारियों के वेतन रिवाइज होने के बाद ही आपका पेंशन रिवाइज होगा। तो कहीं ना कहीं उस फैसले को टक्कर देने के लिए, उस फैसले को नकारने के लिए उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करा चुके हैं, और रूल 37A के पक्के सबूत के साथ सभी डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स की पूरी प्रबल संभावना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो भी बनाया, 1 दिन पहले, रूल 37A का, जहां पर पक्का सबूत क्या है और किस हिसाब से डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स जीतेंगे उसके बारे में मैंने बताया है। आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर। तो दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये आता है कि वीआरएस 2.0 तो आप सेकंड पीआरसी से ले रहे हो, लेकिन थर्ड पीआरसी लागू करने में अभी देरी होती है, और बिना थर्ड पीआरसी के रूल सेकंड पीआरसी में आपका फिलहाल पेंशन रिवाइज हो जाएगा। वीआरएस 2.0 में सब कुछ मिल जाएगा, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। लेकिन यहाँ पर डोट ऑब्जर्व पेंशनर सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं और जीतते हैं, तो क्या एक पे कमीशन का फायदा
बीएसएनएल पेंशनर्स को तो होगा, बीएसएनएल डॉट ऑफ द पेंशनर, लेकिन क्या एक पे कमीशन का फायदा वीआरएस 2.0 लेने वाले सभी कर्मचारी या फिर पेंशनर्स को होगा या फिर नहीं? आज इस वीडियो में दोस्तों इस बात को क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी या रोज डेली अपडेट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। मेरा नाम है सुनील शर्मा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे या यूजफुल लगे तो अपने कर्मचारी भाई या फिर पेंशनर्स मित्रों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मेरी मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल वीआरएस 2.0 का है यहाँ पर, जो कि 31 अक्टूबर से पहले कैबिनेट ने ऑर्डर दिया है 31 अक्टूबर से पहले वीआरएस 2.0 लागू करना ही पड़ेगा। क्या 31 अक्टूबर से पहले सरकार थर्ड पीआरसी को मंजूरी देगा? नहीं देगा, तो आपका बेसिक सेकंड पीआरसी पर ही रिवाइज होगा और उससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा सभी कर्मचारियों को, क्योंकि आपकी ग्रेचुइटी लिमिटेशन या फिर हम बात करें कम्यूटेशन की या फिर एक्स ग्रेशिया राशि की, तो ये सब आपका सेकंड पीआरसी पर यानी कि छोटे बेस पर रिवाइज होने वाला है। दोस्तों देखिए बीएसएनएल में डॉट ऑब्जर्व कर्मचारी और पेंशनरों के लिए वीआरएस 2.0 एक पे कमीशन, थर्ड पीआरसी और फोर्थ पीआरसी का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर जानने वाले। दोस्तों देखिए वीआरएस 2.0 को एक पे कमीशन का फायदा मिलेगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए कर्मचारी के रूप में डायरेक्टली अगर बात करें तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सीडीए पे स्केल पर नहीं आईडीए पे स्केल पर आते हो। बीएसएनएल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि पीएसयू है। बीएसएनएल कर्मचारी और अफसरों पर आईडी यानी कि इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस पे स्केल और पीआरसी पे स्केल रिवीजन कमेटी लागू होती है, न कि केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी। इसलिए एक पे कमीशन का लाभ सर्विस में रहते हुए या फिर सीधे वीआरएस लेने वालों को नहीं मिलता है, क्योंकि आप आईडीए पे स्केल पर आते हो। अब पेंशनर्स के रूप में सुप्रीम कोर्ट पर अगर जो फैसला है उस पर निर्भर रहने की बात करें, देखिए डॉट ऑफ द पेंशनर्स की पेंशन रिवीजन पर हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, बीएसएनएल या फिर एमटीआर पेंशनर्स को 7 सीपीसी के तहत केंद्रीय पेंशन संशोधन रिवीजन का जो हक है वो नहीं मिल सकता, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर एक्टिव कर्मचारियों के पीआरसी से बंधा हुआ है। पेंशनर्स एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन यानी कि एसएलपी दाखिल कर दिया है और कहीं ना कहीं उसका फंड जुटा है। यदि भविष्य में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पेंशनर्स के पक्ष में आ जाता है और डॉट ऑफ द पेंशनर्स को सेंट्रल पैरिटी यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों के समान वाला दर्जा अगर मिल जाता है, तब जाकर वीआरएस 2.0 लेने वाले डॉट ऑफ द पेंशनर्स को एक सीपीसी के तहत पेंशन संशोधन का फायदा मिल सकता है। ये कहीं ना कहीं हो सकता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों एक और बात आती है कि 2027 में 4 पीआरसी की इफेक्टिव डेट आने वाली है, जो कि 1 जनवरी 2017 से कट ऑफ डेट है। तो यहाँ पर क्या इन फ्यूचर डॉट ऑफ द पेंशनर्स को 4 पीआरसी का भी फायदा है कहीं ना कहीं या फिर नहीं? देखिए दोस्तों नियमानुसार जो चक्र है हर 10 साल में नियम है, हर पीएसयू का कर्मचारियों के लिए पीआरसी हर 10 साल में लागू होता है। फर्स्ट पीआरसी 1997 में लागू हुआ था, सेकंड पीआरसी 2007 में, थर्ड पीआरसी 2017 में लागू होने का था, लेकिन किसी कारणवश या फिर हम यूं कहें कि कंपनी घाटे में थी इसलिए नहीं हो पाया। जो आज होगा यानी कि आज नहीं होगा तो कल होगा, लेकिन होगा जरूर। और फोर्थ पीआरसी का जो समय है 2027 है 10 साल के हिसाब से देखा जाए तो ड्यू डेट। अब बीएसएनएल की हकीकत ये है थर्ड पीआरसी पेंडिंग है। देखिए बीएसएनएल में अभी तक थर्ड पीआरसी यानी कि 1/1/2017 से ही लागू नहीं हो पाया है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के नियमों के तहत अफोर्डेबिलिटी क्लोज कंपनी का वित्तीय मुनाफा आड़े आ जाता है हमेशा। वीआरएस 2.0 लेने वालों के लिए फोर्थ पीआरसी का गणित दोस्तों कुछ इस तरीके से है। देखिए अगर थर्ड पीआरसी मंजूर होता है, अगर आप वीआरएस 2.0 लेते हो या फिर उसके बाद थर्ड पीआरसी मंजूर होता है, तो आपकी पेंशन 1/1/2017 से नॉमिनल बेसिस पर रिवाइज होकर थर्ड पीआरसी के नए पे स्केल पर आ जाएगी और एरियर पेंशन आपका बढ़ेगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 10 साल का एरियर पे आपको देगी सरकार, हो सकता है नॉमिनल पे फिक्स कर दे। अब फोर्थ पीआरसी 2027 का फायदा आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। फोर्थ पीआरसी तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक पहले थर्ड पीआरसी का निपटारा न हो जाए। यदि भविष्य में बीएसएनएल का थर्ड पीआरसी और बाद में फोर्थ पीआरसी लागू होता है दोस्तों,
तो वीआरएस 2.0 ले चुके पेंशनर्स की पेंशन को उसी अनुपात यानी कि 4 पीआरसी के पे स्केल के साथ अपग्रेड कर दिया गया, जो कि कानूनन सामान्य विधि है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम तुलना करें वीआरएस 2.0 आवेदकों के लिए, देखिए यहाँ पर 8 पे कमीशन या फिर 4 पीआरसी, क्योंकि दोनों 2027 में एक्टिव होने वाले हैं। 8 पे कमीशन सुप्रीम कोर्ट रूल 37A पर डिपेंड करता है कि आप जीतते हो या नहीं। 4 पीआरसी आपके खून में है, आप ये मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 4 पीआरसी के चक्कर में तो आप हो ही। 4 पीआरसी से पहले से ही बंदे हुए हो आप, क्योंकि सेकंड पीआरसी पर आपका बेसिक पे रिवाइज हुआ है, थर्ड पीआरसी होगी। अगर अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में छूट मिलती है तो आपको 4 पीआरसी भी मिलेगी। देखिए यहाँ पर दोस्तों केवल यदि सुप्रीम कोर्ट में डोर पेंशनर्स केस जीतते हैं तो 8 पे कमीशन मिलने के चांसेस हैं। और यहाँ पर अगर बीएसएनएल 4 पीआरसी की बात करूं तो 1/1/2017 कट ऑफ डेट के साथ बीएसएनएल में पहले थर्ड पीआरसी लागू होने और फिर वित्तीय सुधार पर निर्भर करता है कि 4 पीआरसी लागू हो गए या नहीं। देखिए अगर हम पे फॉर्मेट की बात करें दोस्तों, तो जो 8 पे कमीशन वाले हैं वो सीडी यानी कि सेंट्रल डीएनएस अलाउंस पे पैटर्न पर होते हैं, और जो यहाँ पर 4 पीआरसी में जाने वाले हैं वो आईडीए पे स्केल पर होंगे। भले आपको डॉट ऑब्जर्वेशंस को या फिर बीआरएस 2.0 लेने वालों को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेंशन मिलती हो क्योंकि आप डॉट ऑब्जर्वेशन हो, लेकिन फिर भी आपको 8 पे कमीशन के लिए सीडी पे स्केल में आना पड़ेगा। अब दोस्तों वीआरएस 2.0 लेने पर असर क्या होगा, देखें अगर कोर्ट की हरी झंडी मिलती है तो पेंशन 8 सीबीसी के आधार पर आपकी रिवाइज हो जाएगी, और 4 पीआरसी के हिसाब से थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद ही 4 पीआरसी के तहत पेंशन रिवाइज होने का रास्ता साफ होगा, जो कि कहीं ना कहीं कंपनी की वित्तीय स्थिति पर डिपेंड करता है। देखिए दोस्तों ग्राउंड रियलिटी ये है, यदि आप बिना थर्ड पीआरसी लागू हुए वीआरएस 2.0 चुनते हैं तो आपकी शुरुआती जो पेंशन है सेकंड पीआरसी 2007 के पे स्केल पर ही तय होगी। भविष्य में थर्ड पीआरसी लागू होने पर आपकी पेंशन रिवाइज होकर बढ़ेगी। 8 सीपीसी की उम्मीद केवल सुप्रीम कोर्ट में कानूनी फैसले पर टिकी हुई है, जबकि 4 पीआरसी 2027 का रास्ता थर्ड पीआरसी क्लियर होने के बाद जाएगा। आसान लगता है थर्ड पीआरसी का रास्ता, लेकिन दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट में 8 पे कमीशन लेने से भी ज्यादा कठिन है, आपको भली भांति आप जानते हैं इस बात, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज अगर हटाना होता तो सरकार 2017 में या फिर 2020 में हटा देती, लेकिन अफोर्डेबिलिटी क्लॉज आगे चलने का था, क्योंकि सभी को पता है बीएसएनएल मुनाफा इतनी जल्दी नहीं कमा सकती। बीएसएनएल का 4G रोल आउट हो चुका है, लेकिन पूरे देश में नहीं हुआ है। तकनीकी समस्या बहुत आ रही है, कौन रुक कर चलिए, अच्छा इंटरनेट नहीं दे, अच्छा इंटरनेट 4G जो सेवाएं नहीं दे पा रहे यूजर्स को। 5G अभी लॉन्च नहीं हुआ, इन फ्यूचर कब लॉन्च होगा पता नहीं, क्योंकि देसी 5G जियो या फिर एयरटेल की बात करें तो 5G ऑलरेडी 2 साल पहले लॉन्च हो गया है, जो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा कर दे रही जियो एयरटेल को 5G। 6G लाने की तैयारी में है। क्या 5G के साथ, क्या 6G के साथ बीएसएनएल 5G लॉन्च करेगा? क्या यूजर इसको यूज करेंगे? बीएसएनएल के घाटे के जिम्मेदार कौन है? सरकार है, जिन्होंने वक्त पर जो सही फैसले लेने थे वो नहीं लिए। तो दोस्तों कंपनी को सरकारी कंपनी के हिसाब से मत चलाओ, कंपनी को यह समझो कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों की सैलरी में भी उसका इजाफा होगा। अगर घाटा बढ़ा तो कर्मचारी पर पूरा इफेक्ट पड़ेगा। आप मुझसे सहमत हो या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल वीडियो से जुड़ा हो जो भी आपका डाउट है, क्वेश्चन वगैरह मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।